नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। टॉप न्यूज में होंगी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, बिजनेस और खेल जगत के समाचार भी। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, सुधार के बिना संयुक्त राष्ट्र हो जाएगा बेमानी। संयुक्त राष्ट्र में सुधार मुश्किल लेकिन नामुमकिन नहीं। आईएमएफ की सालाना रिपोर्ट जारी। वैश्विक आर्थिक वृद्धि के 2022 में 3.2% रहने का जताया अनुमान। मंदी के बावजूद भारत की वृद्धि दर दुनिया की तुलना में रहेगी सबसे बेहतर। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। शिंजो आबे की पत्नी ने जापान में भारतीय राजदूत के हाथों ग्रहण किया पद्म सम्मान। 36वें राष्ट्रीय खेलों का समापन आज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला होंगे समापन समारोह में शामिल। अगले राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा गोवा। भारत ने 2-1 से जीती वनडे सीरीज। तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराया। फिरकी गेंदबाज कुलदीप यादव बने मैन ऑफ द मैच। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। टॉप न्यूज में अब खबरें विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि सुधार के बिना संयुक्त राष्ट्र अप्रासंगिक बन जाएगा। विदेश मंत्री ने स्पष्ट करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार मुश्किल कार्य है, लेकिन इसे किया जा सकता है। इसके साथ ही डॉक्टर एस जयशंकर ने आगाह किया कि अगर बिना देर किए सुधारों को अमली जामा नहीं पहनाया गया तो ये विश्व निकाय बेमानी हो जाएगा। एस जयशंकर ने ये बात ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के संबंधों के बढ़ते महत्व और दोनों देशों के द्वारा सुरक्षा केंद्रित क्वाड के सदस्यों के रूप में साझा किए जाने वाले हितों पर संबोधन के बाद एक सवाल के जवाब में कही। I spoke earlier about Ukraine and a sense in the global south that their problems of food and fuel and fertilizer are being just brushed aside. Frankly, if you go to a UN General Assembly and talk to countries, there are countries in Africa and Latin America and the small island states, quite apart from Asia and India, who feel very, very strongly that this is not their UN in a way. विदेश मंत्री ने सिडनी में ओएफ बीजेपी के सदस्यों और नेताओं से मुलाकात की, जो दोनों देशों के बीच बेहतर समझ और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने सिडनी में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत की। इस दौरान विदेश मंत्री ने 2014 के बाद से भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों में तेजी से विकास के अपने आकलन को साझा किया और शिक्षा, प्रौद्योगिकी, संसाधनों और गतिशीलता सहित दोनों देशों की साझेदारी में फोकस के नए क्षेत्रों को रेखांकित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत न तो पृथकतावाद है और न ही संरक्षणवाद, बल्कि ये इस तथ्य की स्वीकार्यता है कि भारत को जीडीपी में अपनी विनिर्माण हिस्सेदारी बढ़ानी चाहिए। वित्त मंत्री ने अमेरिका के ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट में लोगों को संबोधित करते हुए ये बात कही। निर्मला सीतारमण ने इंस्टीट्यूट के लीडिंग स्कॉलर से वैश्विक अर्थव्यवस्था और विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की। वॉशिंगटन डीसी में वित्त मंत्री ने अपनी समकक्ष जेनेट येलेन से मुलाकात की। बैठक में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी को गहरा करने और बहुपक्षीय मंचों में सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन नवंबर में यूएस इंडिया इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पार्टनरशिप मीटिंग में भाग लेने के लिए भारत आएंगी। भारत के प्रधान न्यायाधीश यू ललित ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर वरिष्ठ न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नाम की केंद्र से सिफारिश की है। सीजेआई ने अपने खत की कॉपी न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को सौंपी है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 9 नवंबर को 50वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण कर सकते हैं। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 13 मई 2016 को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बने थे। वो देश के सबसे लंबे समय तक सीजेआई रहे न्यायाधीश वाई चंद्रचूड़ के बेटे हैं। उनके पिता 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक न्यायपालिका के शीर्ष पद पर काबिज रहे। सरकार ने 7 अक्टूबर को सीजेआई को एक पत्र भेजकर उनसे अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करने को कहा था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से त्रिपुरा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। राष्ट्रपति का टाउन हॉल में अगरतला नगर निगम द्वारा स्वागत किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री माणिक साहा, महापौर दीपक मजूमदार और कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति की नेताओं, गणमान्य लोगों और आम जनता से मुलाकात करने की भी योजना है।
पूर्वोत्तर राज्य की इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। यात्रा के दौरान वे गुवाहाटी से कोलकाता एक्सप्रेस को अगरतला तक और अगरतला जिरीबाम अगरतला जन शताब्दी एक्सप्रेस को मणिपुर के खोंगसांग तक हरी झंडी दिखाएंगी। वो वीडियो लिंक द्वारा राज्य की राजधानी से 6 किलोमीटर दूर भारत बांग्लादेश रेलवे परियोजना के क्रॉसिंग पॉइंट निश्चिंतपुर में बने ट्रांसशिफ्टमेंट यार्ड को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगी। राष्ट्रपति पश्चिम त्रिपुरा जिले के नरसिंहगढ़ में पुष्पबंता पैलेस संग्रहालय और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखेंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश की स्वास्थ्य प्रणाली दुनिया में सबसे सस्ती होने पर प्रसन्नता जताई है। मंगलवार को दिल्ली में स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित फिक्की के 16वें वार्षिक सम्मेलन फिक्की हील 2022 का उद्घाटन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली राष्ट्र निर्माण का प्रमुख स्तंभ है। यह अर्थव्यवस्था के साथ साथ नागरिकों को खुशहाल रखने में भी अहम भूमिका निभाती है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्यक्रम गरीब और अमीर के बीच खाई पाटने में बहुत सफल रहा है। उपराष्ट्रपति ने स्वास्थ्य और शिक्षा को आपस में जुड़ा हुआ बताया। I will appeal, let us work together, public and private, central and state, citizen and government, for our collective dream of universal health care, affordable, accessible, advanced and quality health care for all our people. Let's work to make Bharat a choice destination for health care. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में श्री महाकाल लोक मंगलवार को राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने श्री महाकाल लोक का अवलोकन भी किया। श्री महाकाल लोक श्रद्धालुओं को यहां दिव्य और अनूठी अनुभूति कराएगा। उन्होंने पूरे महाकाल कॉरिडोर की भव्यता को देखा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आए कलाकारों ने यहां के रास्तों में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। श्री महाकाल लोक परियोजना का पहला चरण तीर्थयात्रियों को विश्व स्तरीय आधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा और मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों के अनुभव को स्मरणीय बनाने में सहायता प्रदान करेगा। यहां 2 भव्य प्रवेश द्वार, नक्काशीदार 108 अलंकृत स्तंभों की एक आलीशान स्तंभावली, फव्वारों और 50 से अधिक भित्ति चित्रों की एक श्रृंखला श्री महाकाल लोक की शोभा बढ़ा रहे हैं। महाकाल लोक वास्तव में पौराणिक शहर उज्जैन की महिमा, परंपराओं, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य पूरे क्षेत्र में भीड़भाड़ को कम करना और विरासत संरचनाओं के संरक्षण पर विशेष बल देना है। पूरी परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री महाकाल लोक गलियारा के पहले चरण का लोकार्पण करने से पहले भगवान महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना भी की। सब कुछ अलौकिक है, असाधारण है, अविस्मरणीय है, अविश्वसनीय है। मैं आज महसूस कर रहा हूं, हमारी तपस्या और आस्था से जब महाकाल प्रसन्न होते हैं तो उनके आशीर्वाद से ऐसे ही भव्य स्वरूप का निर्माण होता है और महाकाल का आशीर्वाद जब मिलता है तो काल की रेखाएं मिट जाती है। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद टॉप 10 खबरें और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर डालेंगे नजर। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। शास्त्रों ने कहा है कि जब राजा अन्याय करता है तो नमक और शक्कर भी अपना रस छोड़ देते हैं। जहां बेटियों की नहीं सुनी जाती, वो राष्ट्र उत्कर्ष नहीं कर सकता। सुशासन का एक ही सिद्धांत है, जो न्यायपूर्वक शासन करता है उसे बाद में पछताना नहीं पड़ता। यदि ईश्वर के सामने धर्म के शासन में हम सभी समान हैं, तो धर्म पालन करने और करवाने का अधिकार सिर्फ मेरे परिवार के पास ही सुरक्षित क्यों रहे? मैंने तुम्हें पाटलिपुत्र का साम्राज्य इसलिए दिया है ताकि तुम खंड खंड में बटे हुए भारत को एक कर सको। याद रख, राजा का सुख प्रजा के सुख में है। आप कर के रूप में सालाना अपनी उपज का हिस्सा राज्य के कोष के निर्माण के लिए देते हैं। ये शुल्क मेरे उपभोग के लिए नहीं,
किंतु प्रजा के उपयोग के लिए है। क्या नहीं जानते थे महाराज धृतराष्ट्र और पितामह कि एक स्त्री की रक्षा करना भी राजधर्म है? आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। अब डाल लेते हैं कुछ बड़ी खबरों पर नजर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 31वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। कार्यक्रम दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में ईडी ने मंगलवार को दिन भर छापेमारी की। इस बार ईडी ने राज्य के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ कारोबारियों के घर पर भी छापेमारी की है, जिसमें कुछ ऐसे भी लोग शामिल हैं जिन पर पहले आईटी की भी रेड पड़ चुकी है। छत्तीसगढ़ में इस बार ईडी ने दुर्ग, रायपुर, रायगढ़ और महासमुंद सहित कई जगहों पर छापा मारा है। गुजरात विधानसभा चुनाव में फिर से जीत हासिल करने के लिए भाजपा आज से पूरे गुजरात में गुजरात गौरव यात्रा निकालने का निर्णय कर चुकी है। इस यात्रा का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। इसके तहत 4 स्थानों से यात्राएं अलग अलग जगहों के लिए निकाली जाएंगी। ये यात्रा गुजरात की 144 विधानसभाओं में निकलेगी। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा और राष्ट्रीय डोप जांच प्रयोगशाला NDTL नई दिल्ली में आज से 14 अक्टूबर 2022 तक वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर इस संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरिडीह जिले में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार इसके दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ पिछले साल झारखंड सरकार ने धरती पुत्र भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर किया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सैफई में समाजवादी नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए जाएंगे। कल समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के उनके पैतृक गांव सैफई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 35वां दिन है। राहुल गांधी ने अपनी इस पदयात्रा की शुरुआत आज कर्नाटक के चित्रदुर्ग से की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में नवीनीकृत मीडिया सेंटर का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने अर्बन लोकल बॉडी में विज्ञापन के लिए पोर्टल का शुभारंभ किया। दिल्ली नगर निगम ने घोषणा की है कि अब जन्म के 4 साल बाद तक बच्चे का नाम ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र में जोड़ा जा सकता है और ये अपने आप स्वीकृत किया जाएगा। कोलकाता में 18 अक्टूबर से प्रस्तावित बाजी बाजार में केवल QR कोड वाले हरे पटाखों की बिक्री की जाएगी। इस संबंध में कोलकाता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को निर्देश दिया है। पश्चिम बंगाल में QR कोड वाले हरे पटाखों के अलावा कोई भी पटाखा आयात और बेचा नहीं जाएगा। और अब एक नजर डाल लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। दिवंगत शिंजो आबे की पत्नी अकी आबे ने पद्म विभूषण पुरस्कार ग्रहण किया। बुधवार को जापान में भारतीय राजदूत संजय कुमार वर्मा ने आबे की पत्नी अकी आबे को यह सम्मान दिया। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने प्रधानमंत्री रहते हुए भारत जापान के रिश्तों को खास मुकाम तक पहुंचाया। उनकी मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन, नागरिक परमाणु ऊर्जा, इंडो पैसिफिक गठजोड़, समुद्री सुरक्षा में अहम भूमिका रही। शिंजो आबे भारत से खास लगाव महसूस करते थे। यही वजह थी कि वो एक ऐसे जापानी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में सबसे ज्यादा बार भारत का दौरा किया था। शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान गए थे। 8 जुलाई 2022 को शिंजो आबे की एक पब्लिक रैली के दौरान हत्या कर दी गई थी। इजराइल के प्रधानमंत्री येर लापिद ने कहा है कि उनके देश ने पड़ोसी लेबनान के साथ साझा समुद्री सीमा को लेकर एक ऐतिहासिक समझौता किया है। अमेरिका ने इसके लिए हुई वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री ने समझौते को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि ये समझौता इजराइल की सुरक्षा को मजबूत करेगा, इजराइल की अर्थव्यवस्था को काफी फायदा पहुंचाएगा और हमारी उत्तरी सीमा में स्थिरता सुनिश्चित करेगा।
इजराइल के 1948 में अस्तित्व में आने के बाद से ही लेबनान और इजराइल के बीच समुद्री सीमा को लेकर विवाद है। दोनों देश भूमध्य सागर के लगभग 860 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर दावा करते हैं। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने इंडो यूएस वीएपी के संयुक्त कार्य समूह की 34वीं बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मजबूत और लंबे समय से चले आ रहा वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम शायद पहल के सबसे स्पष्ट उदाहरणों में से एक है, जहां भारत और अमेरिका लोगों के लाभ के लिए एक साथ काम करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका स्वास्थ्य सहयोग को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। उसकी तरफ से कुछ दिन पहले डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन के स्पेसक्राफ्ट को डिडिमोस एस्टेरॉयड के चारों तरफ घूम रहे छोटे एस्टेरॉयड डायमॉर्फोस से टकरा दिया गया था। अब नासा से जारी बयान में बताया गया है कि उस टक्कर की वजह से एस्टेरॉयड को दूसरी ऑर्बिट में धकेल दिया गया है। नासा के मुताबिक डार्ट की तरफ से सफलतापूर्वक एस्टेरॉयड की ट्रैजेक्टरी को बदल दिया गया है। अब वो दूसरी ऑर्बिट की ओर बढ़ चुका है। नासा का ये एक महत्वाकांक्षी मिशन रहा, जिसे वो अब मानवता के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बता रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि डार्ट मिशन स्पेसक्राफ्ट की लंबाई 19 मीटर थी, यानी एक सामान्य बस से 5 मीटर ज्यादा, जबकि स्पेसक्राफ्ट जिस छोटे एस्टेरॉयड डायमॉर्फोस से टकराया है वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग 2 गुना बड़ा है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की लंबाई 93 मीटर है, जबकि डायमॉर्फोस 163 मीटर है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय द्वारा चौंकाने वाले और संभावित युद्ध अपराधों के रूप में वर्णित हमले में कम से कम 19 लोगों के मारे जाने के बाद रूसी सेना ने मंगलवार को अधिक मिसाइलों और युद्धपोत ले जाने वाले ड्रोन की यूक्रेन में बौछार कर दी। पूरे देश में लगातार दूसरी सुबह हवाई हमले की चेतावनी सुनाई दी। आपको बता दें कि हमले की संभावना को देखते हुए यूक्रेनी अधिकारियों ने स्थानीय निवासियों को ऊर्जा संरक्षण और पानी का स्टॉक करने की सलाह पहले ही दे दी थी। राजधानी और 12 अन्य क्षेत्रों में हुई हड़तालों के कारण बिजली गुल हो गई। इससे पहले 7 औद्योगिक शक्तियों के समूह के नेताओं ने बमबारी की निंदा करते हुए कहा कि वे यूक्रेन के साथ तब तक मजबूती से खड़े रहेंगे जब तक इसमें समय लगता है। उन्होंने रूसी चेतावनियों को खारिज कर दिया कि पश्चिमी सहायता युद्ध और यूक्रेन के लोगों के दर्द को लंबा खींच देगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा टॉप संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निकाय में सीटों के लिए लड़े गए चुनाव के दौरान वेनेजुएला, दक्षिण कोरिया और अफगानिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। इन देशों को वियतनाम और सूडान जैसे देशों को चुनने के लिए आलोचना का सामना भी करना पड़ा, जिन पर मानवाधिकारों के रिकॉर्ड खराब होने का आरोप लगा हुआ है। इस साल के चुनाव में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली दौड़ लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्रीय समूह में थी, जहां चिली, कोस्टा रिका और वेनेजुएला 2 सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। परिणाम में चिली को 144, कोस्टा रिका को 134 और वेनेजुएला को 88 वोट मिले। आपको बता दें कि 193 सदस्यीय विधानसभा ने 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद की 14 सीटों को भरने के लिए गुप्त मतदान किया था। भौगोलिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए ये सीटें आवंटित की जाती हैं। चीन में 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस के आयोजन से पहले ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट सामने आए हैं। ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट BF.7 और BA.5.1.7 हैं। ओमिक्रॉन के पहले से अत्यधिक संक्रामक इस वेरिएंट के नए सब वेरिएंट से लोगों में दहशत है। ओमिक्रॉन का BF.7 सब वेरिएंट को चीन के कई प्रांतों में फैल गया है। कोरोना का यह अत्यधिक संक्रामक वायरस सबसे पहले उत्तर पश्चिमी चीन में पाया गया। वहीं इसका दूसरा सब वेरिएंट BA.5.1.7 पहली बार चीन में मुख्य रूप से पाया गया है। चीन के उत्तरी प्रांत शेडोंग के अधिकारियों ने 4 अक्टूबर से सब वेरिएंट BF.7 के पाए जाने की बात कही है। ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी अगले साल की जाएगी। इसके लिए 6 मई 2023 की तारीख तय की गई है। समारोह वेस्टमिंस्टर एबे में होगा। बकिंघम पैलेस ने मंगलवार को यह घोषणा की। रॉयल फैमिली की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि किंग चार्ल्स तृतीय का राज्याभिषेक शनिवार 6 मई 2023 को वेस्टमिंस्टर एबे में होगा। समारोह में किंग चार्ल्स तृतीय के साथ द क्वीन कंसोर्ट को भी उनकी भी ताजपोशी होगी।
महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पिछले महीने निधन के बाद उनके पुत्र 73 वर्षीय चार्ल्स को ब्रिटेन का महाराजा घोषित किया गया था, लेकिन उनके और उनकी पत्नी कैमिला के लिए भव्य राज्याभिषेक समारोह अगले साल शनिवार 6 मई को होगा, जिसमें रानी को भी ताज पहनाया जाएगा। नाटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध को लेकर बढ़ते तनाव और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आग्रह के बावजूद नाटो सदस्य अगले हफ्ते लंबे समय से नियोजित परमाणु अभ्यास को आगे बढ़ाएगा। इस अभ्यास को स्ट्रीट फास्ट नून कहा जाता है। सालाना आयोजित होने वाले इस अभ्यास के दौरान इसमें परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम लड़ाकू जेट शामिल हैं, लेकिन इसमें कोई जीवित बम शामिल नहीं है। पारंपरिक जेट और निगरानी और ईंधन भरने वाले विमान भी नियमित रूप से भाग लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब एक नजर डाल लेते हैं आर्थिक जगत की बड़ी खबरों पर। आईएमएफ ने वैश्विक आर्थिक वृद्धि वर्ष 2022 में 3.2% रहने का अनुमान जताया है, जो कि नई सदी में सबसे सुस्त वृद्धि होगी। वर्ष 2021 में वैश्विक वृद्धि 6% पर रही, लेकिन अगले साल इसके 2.7% तक खिसक जाने की आशंका है। मुद्रा कोष ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस अनुमान में गिरावट का सीधा संबंध बड़ी अर्थव्यवस्था में आ रही व्यापक सुस्ती से है। आईएमएफ ने विश्व आर्थिक परिदृश्य को लेकर जारी अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा कि इस साल भारत की वृद्धि दर 6.8% ही रहने की संभावना दिख रही है। ये जुलाई में व्यक्त पिछले अनुमान से 0.6% कम है। भारत में असमानता को कम करने की प्रतिबद्धता नजर आने लगी है। देश असमानता को कम करने के मामले में 161 देशों की सूची में 123वें स्थान पर आ गया है। भारत की स्थिति में पिछले वर्ष की तुलना में 6 स्थान का सुधार हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य खर्च के मामले में देश का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में अब भी शामिल है। ताजा कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स यानी CRII में इस बात का खुलासा हुआ है। CRII ने 2022 में कोविड महामारी के पहले 2 वर्षों के दौरान असमानता से लड़ने के लिए 161 देशों में सरकारी नीतियों और कार्यों के आधार पर इंडेक्स तैयार किया है। CRII इंडेक्स में नॉर्वे सबसे आगे है और उसके बाद जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया का स्थान है। इस रैंकिंग में भारत की समग्र रैंक में 2020 की तुलना में 6 स्थानों का सुधार हुआ है और वो 129वें स्थान से 123वें स्थान पर पहुंच गया है। रेलवे के यात्री वर्ग में होने वाली आय के राजस्व में 92% की वृद्धि दर्ज की गई है। 1 अप्रैल से 8 अक्टूबर के बीच इस मद में रेलवे की कुल अनुमानित आय 33,476 करोड़ रुपए रही है। रेलवे की ओर से मंगलवार को एक बयान जारी कर बताया गया कि भारतीय रेलवे का यात्री राजस्व पिछले वर्ष 1 अप्रैल से 8 अक्टूबर की अवधि के दौरान मूल आधार पर 17,394 करोड़ रुपए था। आरक्षित यात्री सेगमेंट में इस अवधि के दौरान बुक किए गए यात्रियों की कुल अनुमानित संख्या पिछले वर्ष की समान अवधि के 34.56 करोड़ की तुलना में 42.89 करोड़ रुपए है, जो 24% की वृद्धि को दर्शाती है। भारत संयुक्त अरब अमीरात से रियायती मूल्य पर 200 टन सोना खरीदेगा। अन्य ब्रिक्स देशों के साथ भारत और चीन अमेरिकी डॉलर को डंप करते हुए सोना खरीद रहे हैं। सरकार के इस फैसले को डी-डॉलराइजेशन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मध्य पूर्व राष्ट्र के साथ हाल ही में हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA के तहत संयुक्त अरब अमीरात से सोना आयात करने के लिए गिफ्ट सिटी को एक एजेंसी के रूप में नामित किया जाएगा। और अब बात खेल जगत से आने वाली बड़ी खबरों की। गुजरात के सूरत में चल रहे नेशनल गेम्स 2022 का आज समापन है। इस मौके पर आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इस साल के नेशनल गेम्स में सर्विसेज की टीम ने लगातार चौथी बार पदक तालिका में शीर्ष स्थान सुनिश्चित किया है। 53 स्वर्ण पदकों के साथ दिन की शुरुआत करने वाली सर्विसेज की टीम ने मंगलवार को अपनी झोली में 3 और स्वर्ण पदक डालकर पोडियम में वो शीर्ष पर रही। आपको बता दें कि उन्होंने 56 स्वर्ण और 34 रजत और 31 कांस्य पदक समेत कुल 121 पदक अपने नाम किए हैं।
इस लिस्ट में महाराष्ट्र ने 38 स्वर्ण पदक सहित कुल 138 पदक जीतकर दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि हरियाणा की टीम 34 स्वर्ण पदक जीतकर 106 पदक पाकर नेशनल गेम्स में के अंतिम दिन तीसरे स्थान पर रही। भारतीय ओलंपिक संघ ने पुष्टि की है कि गोवा अगले साल अक्टूबर में राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी करेगा। गोवा की राज्य सरकार ने भी IOA को 2023 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत लिया है। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 3 वनडे मैचों की सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया है। दिल्ली में हुए तीसरे वनडे मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम 27.1 ओवर में 99 रन पर ऑल आउट हो गई। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की टीम 19.1 ओवर में 3 विकेट खोकर 105 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। टीम इंडिया के फिरकी गेंदबाज कुलदीप यादव को मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया, जबकि तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज मैन ऑफ द सीरीज चुने गए। टॉप न्यूज में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं आज के दिन यानी 12 अक्टूबर के इतिहास के साथ। आप देखते रहिए सनसेट टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। 12 अक्टूबर साल 1967 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का निधन हुआ। साल 1910 में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में जन्मे लोहिया भारत के स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर चिंतक और एक लोकप्रिय राजनेता थे। भारतीय राजनीतिज्ञ व कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में डॉक्टर लोहिया ने समाजवादी राजनीति और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। स्वतंत्रता आंदोलनों के दौरान उन्हें कई बार जेल भी हुई। दिल्ली में स्थित राम मनोहर लोहिया अस्पताल उन्हीं की स्मृति में है। इसी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। 12 अक्टूबर साल 1996 से विश्व गठिया दिवस मनाने की शुरुआत हुई। आर्थराइटिस और रूमेटिज्म इंटरनेशनल ने गठिया से पीड़ित लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की थी। गठिया शब्द का वास्तविक मतलब जोड़ों की सूजन है। इस दिवस का उद्देश्य गठिया रोग के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना और साथ ही सरकार और नीति निर्माताओं को इस बीमारी के बारे में जागरूक करना है। गठिया रोग बच्चों सहित किसी भी आयु वर्ग के लोगों को प्रभावित कर सकता है। गठिया के कुछ मुख्य लक्षणों में जोड़ों के आसपास लालिमा, दर्द, सूजन और जोड़ों में अकड़न है।